गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमबी क्लासेस मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और ये है लेक्चर 10। हम लोगों ने लेक्चर 8 और 9 के अंदर क्लास 11th के जो फंक्शंस थे वो रिवाइज करे थे, जैसे डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। और अब हम इस लेक्चर 10 को आगे लेके चलेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी कांस्टेंट, और दो फंक्शंस और हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, जो मैं लेक्चर नंबर 11 में एक सेपरेट लेक्चर लेंगे उसके लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक आपको पता होना चाहिए, आपके आगे की क्लासेस के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑप्शनल लेक्चर होगा जिसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट इस लेक्चर 10 को सब लोगों को देखना है, तभी आपको आगे ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी। जब हम क्लास 12 के फंक्शंस में एंटर करेंगे तो ये फंक्शंस फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। वो डेफिनेशन नहीं देगा, कह देगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेक्चर बना रहा हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा कि मैं बोर्ड पे पैरेलल नहीं लिखूँगा, नोट्स पहले अपीयर आ जाएंगे, मैं एक तरफ आपको पूरे नोट समझा दूंगा और फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। भाई ये फंक्शन आप लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा होगा, क्लास 10th में 11th में यूज़ किया होगा और अभी भी आपको आगे बहुत देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल फंक्शन होता है। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन एंड इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल आई। यानी कि हर नंबर को, मैंने बताया था कि एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर सेट से किसी एक एलिमेंट को दूसरे सेट में, जिसको हम को डोमेन कहते हैं, उसके किसी एलिमेंट से एसोसिएट करता है। ये भाई सब कह रहे हैं कि ये खुद को खुद से ही एसोसिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली रियल नंबर से रियल नंबर में अगर ये डिफाइंड है तो ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर 1 है तो 1 से ही एसोसिएट करेगा, 2 है तो 2 से ही करेगा, 2 है तो वो 3 से नहीं कर सकता, किसी और से नहीं करेगा, अगर -1.5 है तो वो -1.5 से ही एसोसिएट करेगा। इसका मतलब हुआ कि आप जो इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट ले रहे हो। तो फंक्शन की डेफिनेशन भी इसी तरीके से, आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। भाई इसी को तो वाई मानते हो तुम, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रख सकते हो तुम, समझ में आया। यानी कि कल से अगर आई ऑफ 1 डालोगे तो तुम्हें 1 मिलेगा, आई ऑफ 9 डालोगे तो 9 मिलेगा, तो इसी तरह से x डालोगे तो x मिलेगा। तो डोमेन ऑफ आई क्या होगा बच्चों? रियल नंबर। क्यों होगा भाई? आप इसमें इनपुट क्या रख सकते हो? पूरे रियल नंबर। भाई किसी भी पॉइंट ऑफ फंक्शन नॉट डिफाइंड तो आ नहीं रहा, बदले में रेंज भी क्या मिलेगी? सर आप जो रख रहे हो वही तो आपको मिल रहा है, तो अगर आप पूरे रियल नंबर x अप्लाई कर सकते हो तो y भी आप देख लो पूरा ऊपर से नीचे तक मिलेगा। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है, भाई आई से डिनोट करते हैं, बट जनरली फंक्शन को हम हमेशा एफ से याद रखते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन भी लिखवा दी कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री के ऊपर। बच्चों कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, फैमिली ऑफ लाइंस की। c कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर m क्या है बच्चों? 1। तो 1 क्या होता है? m तो स्लोप होता है, और स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तो वो यहाँ पर क्या है? थीटा कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री पे एक लाइन क्रॉस करेगी, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव मिलेगा, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव, और 0 पर क्या मिलेगा? 0। तो आई होप इसमें समझाने लायक कुछ था नहीं और आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जल्दी से अब हम दूसरा फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो आई होप आप लोगों को देखने लग गया होगा। ये है सेकंड फंक्शन जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। बच्चों डेफिनेशन नाम से बड़ी क्लियर है कि इफ k इज़ अ फिक्स रियल नंबर, k इज़ अ फिक्स रियल नंबर, देन अ फंक्शन f of x given by fx equals to k for all x belongs to r is called a constant function। कहने का मतलब, सर आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करो जिसमें आप वैल्यू तो कुछ भी पुट करो पर बदले में वो एक ही वैल्यू देगा, यानी कि 1 डालोगे तो 1 को भी वो k से ही एसोसिएट करेगा, 2 को भी k से ही, 9.85 को भी k से ही, -10,000 को भी k से। तो सबका रिलेशन किसके साथ? सिर्फ k के साथ। तो इनपुट तो बच्चों आप रियल नंबर में से कुछ भी डाल सकते हो, फंक्शन भी r से r में डिफाइन होगा, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिलेगा? सिर्फ k। इसीलिए इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो एक सिंगलेटन सेट होगा। बच्चों
सिंगलेटन सेट, याद है 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, डायरेक्टली के मत लिख के आ जाना। अगर आप रेंज में के लिख के आते हो, ब्रैकेट नहीं लगा के आते हो, तो मतलब आप उसको सेट नहीं मानते हो, आप डायरेक्ट एलिमेंट लिख के आ रहे हो, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज सेट होते हैं। ठीक है बेटा, ये सेट है यार, भूल गया तो बता दूं, रियल नंबर का सेट ऐसे करते करते जाता है, याद है, और फिर 0 -1 0 1 ऐसे करते करते आगे बढ़ जाता है। अगर भूल गया तो बता दूं। और इसको लिखने का एक तरीका और है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल, ये भी सेट होता है एक। ठीक है बच्चों, तो सिंगलेटन सेट आपको रेंज मिलेगी। सर इसका ग्राफ कैसा होगा? मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू के, एफ एक्स क्या होता है वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू के, वाई इज इक्वल्स टू के, यानी कि वाई थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो एक्स से कितना ऊपर, के ऊपर होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू क्या है, यानी कि लाइन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू के विल बी अबव और बिलो एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग एज के इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमने के को पॉजिटिव माना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन मिल रही है। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू 3 है तो ये 3 पर पास करेगी, 2 है तो ऐसे, अगर नेगेटिव है तो एक्स के नीचे, और अगर के इज इक्वल्स टू 0 है तो बच्चों वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, वाई इक्वल्स टू 0 तो किसकी इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस की। तो आपको जो लाइन मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, को इंसिडेंट टू एक्स एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें समझाने लायक वैसे भी कुछ नहीं था। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जबकि पॉलिनोमिक अलजेब्रा जो होती है, हमने अलजेब्रा पढ़ते हैं अपन, पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर्स इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू R y is equals to fx equals to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 a n x की power n, where n is a non-negative integer and all these coefficients belong to R। बच्चों ये a0 a1 में 0 1 2 सबस्क्रिप्ट है। आप समझते होंगे सबस्क्रिप्ट का मतलब, जैसे a के नीचे अपन 1 लिखते हैं ना, तुम केमिस्ट्री में H2O में तो ये 2 सबस्क्रिप्ट होता है। वैसे ये जो n है ये सुपरस्क्रिप्ट है, जिसको अपन एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, x की पावर n, 3 का स्क्वायर, तो ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सबस्क्रिप्ट वाला पार्ट है यानी कि कोफिशिएंट्स हैं, ये रियल नंबर होने चाहिए, और जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव पावर भी डिफाइंड है, बट पॉलिनोमियल नहीं कहलाते वो। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2x प्लस जो भी है एटसेट्रा। जबकि हम कहते हैं कि अगर एच ऑफ एक्स हम ऐसा माने कि x की पावर 2/3 हो प्लस 2x हो, तो हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों सर, आपकी पावर क्या है 2/3, और हम तो कहते हैं जो पावर n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो सर बेसिकली ये फंक्शन होते क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हम कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उसी तरीके से क्यूबिक की ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि अगर आपका nth डिग्री पॉलिनोमियल है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल इक्वेशन है। तो अगर आपका कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स रखने पे आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन बदले में मिले, चाहे फिर वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। और वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। समझ में आया, सिंपल चीज़ है। अब बात करते हैं डोमेन रेंज की। तो बच्चों इसकी कोई फिक्स डोमेन रेंज नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही फिक्स नहीं है। मैंने अगर डेफिनेशन फिक्स होती तो मैं ग्राफ बनाता इसका। समझो, डोमेन एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस डिपेंड्स, यानी कि फिक्स नहीं है, डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज़ अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन, दैट इज़ वेदर n इक्वल्स टू 1 2 3। जैसे कि बच्चों अगर n इक्वल्स टू 1 हो गया तो आपकी इक्वेशन क्या रह गई, a0 प्लस a1x। तो सर इसकी इक्वेशन तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। सर n इक्वल्स टू 2 हुआ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, ये तो पैराबोला होता है। क्यूबिक दिखा तो आपकी इक्वेशन कैसी बन सकती है, डिपेंड करता है उसके कितने जीरोज होंगे, है ना। समझ में आई मेरी बात। तो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी फॉर्म लेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी डोमेन रेंज और ग्राफ डिफाइंड होता है। मैंने तो एग्जाम्पल भी लिए हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ें, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर फंक्शन हैविंग डोमेन इक्वल्स टू आर एंड रेंज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। सर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना।
इसका ग्राफ पैराबोला होता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ की तरफ खुलेगा। ऑब्वियसली बात है, मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा होना चाहिए इसका पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है भाई। आप देखेंगे, आप x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव डालो तो भी आपको ये मिलेगा, नेगेटिव डालो तो भी मिलेगा। सर ये गलत बना दिया मैंने, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, ये आपको मिलना चाहिए ऐसा, ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, हमेशा पॉजिटिव। और जीरो पर डालोगे तो जीरो को टच करते हुए निकलेगा, ये बना नहीं बट जीरो को टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि x की वैल्यू जीरो डालने में y भी जीरो मिलेगा। तो बच्चों आप डोमेन तो क्या रख सकते हो, क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव से लेके प्लस पॉजिटिव की एक्सट्रीम तक आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, बट आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपको ग्राफ ऊपर मिलेगा। ये हमने पढ़े भी थे, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू -4x, क्लास 11 में पढ़े होंगे आपने कोनिक सेक्शंस के अंदर, है ना। फिर हम पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल है कि मान लो n इक्वल टू 3 हुआ, उसमें भी बहुत सिंपल है क्योंकि बाकी स्क्वायर की लीनियर टर्म्स हमने हटा दी है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्योर क्यूब फंक्शन, और इसकी डोमेन होती है r और रेंज भी क्या होती है, r क्यों होती है। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका ग्राफ अलग बनेगा बट ऐसा भी हो सकता है। तो आप x कुछ भी डालो, आपको y भी उसी हिसाब से मिल जाता है, समझ में। हालांकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है इसका एक्स क्यूब का। क्यों, इसके 3 जीरो होते हैं और तीनों क्या होते हैं, जीरो। ये फंक्शन कब जीरो, इसके मैक्सिमम कितने रूट मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे और तीनों जीरो ही होते हैं, इसलिए ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है, वो भी जीरो पे। तो ऐसा इसका ग्राफ होगा, मैंने बनाया नहीं, कंफ्यूज ना करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे भी इनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि ग्राफ अपने आप डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूँ। तो आई होप ही समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल को ही कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को दिखने लग गया होगा, ये है आपके 4th फंक्शन जिनका हमने नाम रखा है रैशनल फंक्शन। हमने क्या रखा है, रैशनल फंक्शन होते ही हैं। ज़्यादातर बुक्स डिस्कस नहीं करती और टीचर्स नहीं बताते, बट ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो मैंने सोचा बता देता हूँ। सिंपल आपका रैशनल नंबर क्या होते थे, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। इसी को हम कहते थे रैशनल नंबर, ये भी वैसे ही है। अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स अपनी अपनी डोमेन में डिफाइंड है, तो फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होते थे और यहाँ पर हमने क्या कैप लगा दिया इनके ऊपर, कैप मतलब लिमिट क्या लगा दी कि एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो सकते हैं। सर यानी कि अगर ऊपर एफ एक्स साइन एक्स हो गया तो साइन या कॉस टेन, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं होते, तो फिर उस केस में हम आपके इसको रैशनल फंक्शन नहीं कह सकते। समझ में आई बेटा, इसलिए मैं साथ साथ चला रहा हूँ पैरेलल। जैसे इसमें कैप थी कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, इसकी कैप है कि एफ एक्स और अपॉन जी एक्स के फॉर्म में लिखो। दूसरी कंडीशन पी और क्यू इंटीजर, दूसरी कंडीशन के एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल, तीसरी कंडीशन की क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी है फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आर कॉल्ड रैशनल फंक्शंस। अब समझा, मैंने आपको पहले बताया था अलजेब्रा फंक्शन में कि कॉमन डोमेन में कोई फंक्शंस डिफाइन होते हैं, अगर उनका अलजेब्रा देखा जाए तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स आप डिवाइड कर रहे हो आपस में एक दूसरे से, तो ये भी बच्चों अपनी कॉमन डोमेन पे डिफाइंड होंगे। एफ एक्स कहीं भी डिफाइंड हो, जी एक्स कहीं भी डिफाइंड हो, इन दोनों की कॉमन डोमेन वही होगी जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होंगे। यानी कि अगर इन दोनों की डोमेन मिलाने के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो वो हम इनकी डोमेन में नहीं रख सकते। सपोज जी एक्स इंडिविजुअली ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 पे मान लो जी एक्स ज़ीरो होता था, फाइन डिफाइन तो है, बट यहाँ पर जी एक्स को हम ज़ीरो नहीं होने दे सकते। तो जिन वैल्यू पे जी एक्स ज़ीरो होता था वो इनकी कॉमन डोमेन में नहीं आने वाली, यानी कि अब इनकी जो भी डोमेन बनेगी उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे 3। वही बात यहाँ पर कही गई है कि ये उसी डोमेन पे डिफाइन होंगे जहाँ पर आपका जी एक्स ज़ीरो नहीं होगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे काट सकते हैं बट ये भी अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, स्क्वायर फंक्शन है, कहीं पे ज़ीरो नहीं हो सकता ये, सॉरी ज़ीरो हो सकता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो इनकी कॉमन डोमेन में नहीं रहेगा। जबकि ये फंक्शन अगर जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था
ये ज़ीरो हो सकता है भी आराम से। तो यहाँ इसकी डोमेन में ज़ीरो था, इसकी भी डोमेन में ज़ीरो है, पर अब इन दोनों की कॉमन डोमेन में ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, काट के मत आ जाना इन दोनों को, फंक्शन अभी भी अलग अलग है। तो ये रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, कोई यूज़ नहीं है, कहीं पर भी काम नहीं आने वाले, बट नोट करने हैं जानकारी के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। सो आई होप नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आप लोगों को दिखने लग गया होगा, ये है हमारे 5th नंबर के फंक्शन जिनका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेटेस्ट है वैसे एक स्मॉलेस्ट भी है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और द फ्लोर फंक्शन। क्योंकि इसको फ्लोर फंक्शन कह रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय फ्लोर। ठीक है, छत गायब कर दी हमने। बच्चों अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसको हम कहेंगे सीलिंग फंक्शन, और क्योंकि सीलिंग कहेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। वहाँ फ्लोर गायब कर देंगे तो आपको ऐसे ही याद रखना है। बाकी इसको डिनोट करने का एक तरीका ये भी होता है। अगर आप 11th में आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 12th में भी काम आएंगे, और अगर आप जेईई मेन से एडवांस देने की सोच रहे हैं या कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों आपने तो देख लिया कि सर एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स लिख दो, उसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्लोर फंक्शन कहते हैं, पर ये बॉक्स एक्स का मतलब क्या है? बॉक्स एक्स और फ्लोर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर हम इस पर कोई एक्स पुट करेंगे तो अगर वो आपका एक्स पॉइंट पे है तो हम देखेंगे कि उससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा, दोबारा एक्स से जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। ये छोटा बड़ा क्या कर रहे हो, मैंने कहा एग्जांपल तुमने 1.3 रखा तो बॉक्स ऑफ 1.3 क्या होगा, 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर सबसे बड़ा जस्ट छोटा इंटीजर, यानी कि इससे जस्ट पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन था, 1। भाई 1.3 कहीं 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, उससे जस्ट छोटा, भाई पीछे तो बहुत सारे इंटीजर है, -4 है, -3 है, पर जो सबसे छोटे इंटीजर्स हैं उनमें भी सबसे बड़ा कौन है, 1। तो हमने असाइन करेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, ढंग से समझो। मैंने कहा मान लो कोई कार रेस है, हमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में करवाई थी नाइट्रो कार रेसिंग। तो नाइट्रो कार छोटी सी कार होती है, नाइट्रोजन इंजन कार, बहुत स्पीड से भागती है वो, एक रियल कार की स्पीड तक जा सकती है आराम से। तो हमने क्या करा, हम चेक पॉइंट्स बनाते थे। ठीक है, टायर्स का ट्रैक है, ये ट्रैक हुआ, इसमें ये ऐसे चेक पॉइंट्स बना दिए। अब रूल क्या होता है, ऐसा ट्रैक इतना आसान नहीं होता, बट रूल क्या होते हैं कि भाई आपकी गाड़ी अगर यहाँ ऑफ ट्रैक चली गई इस जगह पर, तो उस एक बंदा आपकी टीम का अलाउड होता है ग्राउंड में और एक रिमोट कंट्रोलर से खड़ा होता है टेबल पे, 2 ही लोग अलाउ होते हैं एरेना के अंदर। तो वो बंदा जाएगा यहाँ से आपकी गाड़ी को उठा के पीछे वाले चेक पॉइंट पर रखेगा। समझ में, तो आपका लॉस हो गया ना टाइम का, तो ड्राइवर को ढंग से चलानी पड़ेगी गाड़ी। वही चीज़ यहाँ होती है कि अगर आपका नंबर लाइन पे 2 इंटीजर के बीच में है तो जो पहले वाला इंटीजर था सबसे बड़ा, हम उसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे। ये सिर्फ इतना सा काम करता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका जस्ट उल्टा है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 2.75 बच्चों 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 3 पे पहुँचा नहीं है और 2 को क्रॉस कर गया, बट अब हमने यहाँ पर क्या दे दिया, बॉक्स, यानी कि गाड़ी ऑफ ट्रैक चली गई। तो ऑब्वियसली आप पीछे वाले चेक पॉइंट पे रखोगे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2, 3 तो खुद एक इंटीजर है, तो अगर इसमें एक इंटीजर पुट करोगे तो ये बदले में आपको इंटीजर ही देगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 0.74 जस्ट पीछे कौन सा नंबर था, 0, -7.45, ये इंटरेस्टिंग है, ये -8, ये -7, और यहाँ कहीं लाई करेगा। बच्चों नंबर लाइन का रूल पता है, नंबर लाइन रियल नंबर एक लाइन का रूल होता है कि राइट साइड पे आपकी नंबर लाइन बढ़ती जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में जमी होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। यानी कि नंबर लाइन पे ये रूल है कि हमेशा आप कहीं भी खड़े हों, आपके राइट वाला नंबर हमेशा आपसे बड़ा होगा और आपके जो जस्ट लेफ्ट वाला नंबर है वो हमेशा आपसे छोटा होगा। ये रूल है नंबर लाइन का। तो बच्चों मुझे बताओ इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा रहेगा, ये या ये? ऑब्वियसली सर ये रहेगा। भूल गए क्या, जब 1.3 थे तो हम पीछे आए थे, तो यहाँ भी अगर -7.45 पे खड़े हो तो पीछे तो चलोगे, और नेगेटिव में पीछे का मतलब होता है लेफ्ट में। समझ भाई, राइट वाला तो बड़ा हो गया ना इससे, समझ में आ रही बात? तो जस्ट छोटा इंटीजर हमने इसको असाइन कर दिया। आई होप इतने एग्जाम्पल इनफ है, अभी जब ग्राफ समझाऊंगा तो और एग्जाम्पल्स को और हम अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। अच्छा तुम्हें कन्फ्यूजन हो गया होगा इतना कुछ देखेंगे नोट कैसे करना है, तो पहले यहाँ तक का पार्ट नोट करोगे, ये छोड़ो, फिर एग्जाम्पल, फिर डोमेन रेंज और उसके बाद ग्राफ। तो डोमेन पे आते हैं। बच्चे इस फंक्शन की डोमेन क्या है? ऑब्वियसली सर आप इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हो
तो इंटीजर डालने पे इंटीजर निकाल रहे हो, पॉइंट डालने पे भी इंटीजर ही निकाल रहे हो, तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर। रेंज इंटरेस्टिंग है। ये कहता क्या है, डेफिनेशन खुद कहती है कि बदले में क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट हो चाहे लेस देन हो, मिलेगा क्या, इंटीजर। तो इसकी रेंज क्या होगी, हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आ गया। ये देखते समझ जाएगा और आपके ग्राफ में ब्रेक आ जाएंगे। अभी तक हमने जो ग्राफ पढ़े ना तुमने बचपन से, वो कंटिन्यूस ऐसे थे, कोई स्ट्रेट लाइन थी, कुछ था। अब यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करवा रहे हैं हम ऐसे डिसकंटिन्यूस ग्राफ। इसको डिसकंटिन्यूस ग्राफ बोलेंगे, और हम जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो समझेंगे उसके अंदर। बच्चों इसका ग्राफ अब बना के देखते हैं, डोमेन दिन समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ ऐसा है। पहली बात तो ग्राफ हम अब इन वैल्यूज़ की मदद से बनाएंगे। आप ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, सीढ़ियाँ दिख रही है। यही कारण है कि ड्यू टू इट्स ग्राफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज स्टेप फंक्शन। जानकारी के लिए बता दूं, इसके दो ही नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्लोर। स्टेप फंक्शन इसका नाम नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी सिमिलर एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ होता है, थोड़ा अलग होगा बट सीढ़ियाँ बनी होगी। तो उसको भी वहाँ पर भी लिखवाऊंगा कि इसको भी क्या कहते हैं, स्टेप। तो अगर आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच ऑफ दीज आर स्टेप फंक्शन और मोर देन वन करेक्ट है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर दोनों उसके आंसर होंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, फिर प्रॉपर्टी समझेंगे इसकी। तो नोट करने का पैटर्न आ गया, पहले ये फिर ये, उसके बाद अब ये वाला पोर्शन। अच्छा ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए वैल्यूज चाहिए, तो समझो हम क्या कहते हैं कि अगर x -2 से -1 के बीच में है, बताया था ना मैंने, तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों से छोटा कौन है। ऑब्वियसली -2, यानी कि आपका x -2.1 या -1.9 -1.8, तो यानी कि -1 से लेके -1.1 से लेके -1.999 तक कुछ है। तो हम क्या बोलेंगे, उसको वैल्यू क्या मिलेगी, -2। इसका बॉक्स निकालोगे तो -2। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा यहाँ देखो, आपका नंबर 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल अगर इसके बीच में वैल्यू है, तो आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 0। जैसे 0.5 है, इसका बॉक्स 0, 0.1 है, इसका बॉक्स 0। तो वही तो बात है कि अगर आपके x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी तो आपका फंक्शन आपको वैल्यू क्या देगा, 0। वैसे 1 और 2 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, y की 1। 2 और 3 के बीच में प्लस का 2, 3 और 4 के बीच में प्लस का 3। उसी प्रकार से इसके बीच में है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, y की -1। -2 से -1 के बीच में है तो -2, और -3 से -2 के बीच में है तो 1। चलो सर ये तो समझ में आ गया। और मैंने कहा और कुछ भी नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बस कुछ भी नहीं है ग्राफ के अंदर, पॉइंट्स। एक्चुअल ग्राफ तो यही था। तो सर ये क्यों बनाया, मैंने कहा ढंग से समझो कि आपकी जो वैल्यू मिल रही है, जैसे आपको यहाँ पर मिली 3, ये 3 क्या आपको 3 पे मिलेगी। मैंने कहा नहीं सर, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक सारे x के लिए एक ही y है। तो मैंने बोला वही तो बात है, 3 से लेके 4 तक आपको y = 3 मिल रहा है, तो y = 3 की लाइन स्टार्ट होगी। और 4 के ऊपर तो आपको वैल्यू 4 मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, ओपन इंटरवल। तो बच्चों ग्राफ में आपको दो बातें और सीखने को मिली कि इसका मतलब होता है वैल्यू को लॉक कर देना, और इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, यानी कि ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको और ये इसको, यानी कि आपकी वैल्यू क्लोज इंटरवल 3 से लेके ओपन इंटरवल 4 तक क्या रहेगी बच्चों, पूरी की पूरी 3। इसको बोलते हैं हम स्टेप फंक्शन। तो आप बोलोगे कि सर क्लोज इंटरवल तो 3 दे दिया, अब एक ही फंक्शन की एक टाइम पे दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसी का कारण है, देख लो नहीं हो रही। आप देखो आपकी जब वैल्यू 3 है तो आपको 3 मिल रही है, 3 पे आपको 2 नहीं मिल रही, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल दे दिया। लेकिन जैसे आप 3 से हल्का सा पीछे जाओगे, आपकी पूरी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, यानी कि एग्जैक्ट 3 तक आपको बदले में 3 मिलेगी। लेकिन जैसे आप 2.99 पुट करोगे इसके अंदर, बदले में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आप आ गए इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगी, 2। इसलिए 3 पे तो आपको 3 ही मिल रही है, उसका जस्ट पीछे है 2, फिर आपको 2 तक मिलेगी। जैसे आप 1.99 डालोगे, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 1। तो एक ग्राफ बनाने का तरीका है बच्चों, बहुत सिंपल है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ग्राफ आया या किसी क्वेश्चन में आया और तुमने गलती कर दी, स्मार्टनेस दिखा दी, बिना इससे बनाए ग्राफ बनाने की, गलती करोगे, फैक्ट गलती करोगे, प्लस में नहीं तो माइनस में ज़रूर करोगे। समझ में आ गई। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए इसी टेबल बनाना, प्लस से स्टार्ट करना और पॉइंट लगाना शुरू कर देना। जैसे बिंदी लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगी सीढ़ी है, अपने आप तुम्हारी बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लाइन खींचनी है। अब जैसे 0 से 1 के बीच में पूरी लाइन मिल रही है मुझे ये, और 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 पे तो वैल्यू 1 मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। समझ में आया। तो आई होप ये ग्राफ है डिटेल में समझा चुका हूँ, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बट बिना टेबल के बनाओगे, बिना रेफरेंस के बनाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है इसकी प्रॉपर्टीज़। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में।
बच्चों इसमें इंटीजर डालने पे तो आपको इंटीजर मिलता है, तो ये कहता है कि अगर n एक इंटीजर है और x एक रियल नंबर है, रियल नंबर n और n+1 के बीच में, यानी कि अगर n कोई इंटीजर है 4 और कोई नंबर 4 और 3 के बीच में है, तो ऐसे दो नंबर लिए, तो n तो इंटीजर है और x एक डेसिमल नंबर, रियल नंबर है पर डेसिमल है, ऑब्वियसली दो इंटीजर के बीच में आ रहा है तो पॉइंट में होगा। तो ये कह रहा है कि बॉक्स ऑफ -n माइनस बॉक्स ऑफ n, यानी कि बॉक्स ऑफ -3 इक्वल्स टू माइनस बॉक्स ऑफ 3, यानी कि -3। सिंपल सी बात है ना। x प्लस k क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर k कोई इंटीजर है, n भी इंटीजर था, k भी इंटीजर है, अगर k कोई इंटीजर है तो ये बॉक्स क्या करता है, इंटीजर को बाहर उठा के फेंक देता है और सिंपल से x की बात करता है, समझना। बॉक्स ऑफ 5.67 क्या होगा, तुमने बोला 5, मैंने कहा इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3 + 2.6, तो तुम क्या करोगे, प्रॉपर्टी कहती है कि इसका 2.6 तो अलग करो और 3 को ऐसे कैसे बाहर निकाल दो। 2.6 का बॉक्स 2, वापस से क्या मिल गया तुम्हें 5, तुमने बोला नहीं आया। मैंने कहा एक एग्जांपल और देखो, 7.8 का बॉक्स क्या होता है 7, बट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुमने इसको लिखा है 4 + 3.8, यहाँ पर 4 तो तुम्हारा इंटीजर है और 3.8 तुम्हारा कोई डेसिमल नंबर है, तो इंटीजर तो सेफली बाहर आ जाएगा एज इट इज़, और जो डेसिमल है सिर्फ उसके ऊपर बॉक्स रह जाएगा। तो बच्चों 4 तो ठीक है, 3.8 का बॉक्स 3 होता है, वापस से क्या मिला 7, तो क्या तीर मार लिया तुमने, कुछ भी नहीं सर। यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन क्वेश्चन में जब आपको सारा काम ऐसे ही चल रहा है वेरिएबल्स में, तो आपको ये प्रॉपर्टी बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, अगेन मान लो नेगेटिव में -3.6 है, तो इसका तुम्हें क्या मिलना चाहिए। तुमने कहा सर हम कंफ्यूज होते हैं, तो जो लोग नेगेटिव में कंफ्यूज हो रहे थे ना यहाँ पर, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, याद रख लो। तुमने कहा सर याद नहीं आ रहा, मैंने कहा कुछ मत करो, माइनस बाहर निकाल दो, 3.6 कर दो और -1 कर दो। 3.6 का बॉक्स तो 3 होता है, 3 और -3। सर नहीं आया, मैंने कहा देखो बच्चों 3.6 के अगर आप माइनस लगा देते हो तो यानी कि आपको क्या मिल गया, आप नेगेटिव में चले गए। अब ये -3.6 -3 और -4 के बीच की वैल्यू, तो बदले में वैल्यू मिलनी क्या चाहिए, मैंने बनाई नहीं क्या, ये लाइन और बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने नीचे तक गया नहीं, जैसे यहाँ ऊपर तक गया था, ठीक है। तो वैसे हम तीसरी स्टेप बनाता तो कहाँ से कहाँ तक बनती, ये तो अब देखो -3 से -4 तक आपको क्या वैल्यू मिल रही है बच्चों, -4। तुमने कहा याद नहीं है, तो मैंने कहा प्रॉपर्टी याद रखो, नेगेटिव ऑफ और डेसिमल नंबर उसका बॉक्स क्या होगा, माइनस तो बाहर फेंक दो, बॉक्स ऑफ डेसिमल नंबर -1। समझ में आया, इसमें कुछ भी समझाने वाली कोई खास बात नहीं है, बस ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये याद रहेगा। और ग्राफ बनाने की गलती बिना स्टेबल के मत करना, वरना दिक्कत आएगी। तो आई होप मैं समझा चुका हूँ, जल्दी से नोट कर लेंगे। जिन्होंने नोट कर लिया आगे बढ़ते हैं। यह है 6th फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी जस्ट प्रीवियसली हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वहाँ मैंने बताया था कि उसे फ्लोर फंक्शन कहते हैं, तो वहीं बता दिया था किसको क्या कहेंगे, सीलिंग फंक्शन बताया था। उसको ऐसे फ्लोर से डिनोट करते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ इसको किससे करेंगे, हम सीलिंग से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते हैं, द फंक्शन f from R to R defined by fx equals to ceiling of x for all x belongs to R is called the smallest integer function or the ceiling function। अगेन बच्चों ये आपने डिफाइन तो कर दिया, पर सर मतलब तो बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है कि सीलिंग ऑफ एक्स डिनोट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। वहाँ पर क्या था, कंपैरिजन करते चलना तभी समझ में आएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, वहाँ पर क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, ये क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि 3.8 पे नंबर है, मैंने वो इनपुट दिया, तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, सबसे छोटा इंटीजर जो जस्ट बड़ा हो एक्स से। एक्स से जस्ट बड़े तो बहुत सारे इंटीजर है, 4 है, 5 है, 6 है, उनमें सबसे छोटा कौन है, क्लोजेस्ट कौन है, 4। दोबारा
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो 3.8 से बड़े इंटीजर कौन है सर? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 3.4 में यहाँ लाई करेगा 3.8, उसके बाद के सारे इंटीजर है, पर उनमें सबसे छोटा कौन है? 4, तो यानी कि जस्ट बड़ा इंटीजर। वहीं अगर मैं 3.8 यहाँ डालता तो मुझे बदले में क्या मिलता? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। 3.8 से जस्ट छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इनमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है? 3। तो यही फ़र्क होता है दोनों में। 3.8 के लिए ये हमें आगे पुश करता है, ये हमें पीछे पुश करता है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। 4.7 सर स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 4.7। 5 4.7 से बहुत सारे इंटीजर्स बड़े होते हैं, सारे इंटीजर्स बड़े, उनमें सबसे छोटा कौन है? 5। 5 को 5 यानी कि वापस से ये भी वही काम करता है। अगर आप 5 इसमें पुट करोगे और 5 इसमें पुट करोगे तो दोनों ही आपको आउटपुट क्या देंगे? 5, यानी कि इंटीजर में कोई चेंज नहीं आने वाला। डेसिमल 0.75 अगर उसमें रखते तो 0 देता, इसमें रखेंगे तो आगे, तो ये आगे पुश करता है। -7.2 अगेन बच्चों, ये रही नंबर लाइन, ये रहा -8 -7, ये -7.2, तो ये आपको पीछे पुश करता। पीछे पुश करने का मतलब -8 पे, और ये आगे पुश करेगा मतलब कि -7। इससे बड़े इंटीजर कौन है? जो उसके राइट में आते हैं। नंबर लाइन पे जो भी राइट में आता है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है, ये रूल है नंबर लाइन का। तो इसके राइट में जो कुछ भी है पूरी दुनिया इससे बड़ी है, तो इससे बड़े इंटीजर्स -7 -6 -5, उनमें भी सबसे छोटा कौन है बेचारा? ये। तो मिल गया। अगेन डोमेन इसके भी रियल नंबर होगी, कुछ भी पुट करो आप देख लो, -x से +x तक सब डिफाइन है, पर जो रेंज मिलेगी वो आपको मिल तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक रही है, लेकिन सिर्फ क्या मिल रही है? इंटीजर्स। 3 से लेके 4 तक क्या y कहीं मिला? नहीं। 2 से लेके 3 तक y मिला? नहीं। या तो 3 मिल रहा है, या 2 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है। तो आपको आउटपुट हमेशा किस में मिलेगा? इंटीजर में। अगेन मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं, बट मुझे लिख देना चाहिए, आई होप। मैंने वहाँ भी बताया था कि ग्राफ की वजह से उस फंक्शन को क्या कहा जाता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्टेप फंक्शन। यहाँ लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टेप फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये भी हम नोट कर लेंगे। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई सीढ़ियाँ जैसी लग रही है हमें, तो हम क्या बोलेंगे? इसको एक स्टेप फंक्शन कहेंगे। तो हमने कहा था कि वहाँ का ग्राफ भी सेम होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर आप वहाँ तो बड़ा कह रहे थे कि टेबल के बिना, वैल्यूज़ के बिना ग्राफ मत बनाना, तो ये ग्राफ बना कैसे? मैंने कहा समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? समझाता हूँ। बच्चों एग्जाम में तुम्हें इतना टाइम हो सकता है ना मिले ग्राफ बनाने के लिए, मिल जाए रफ वर्क में कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने का एक आसान तरीका बताता हूँ। भाई तुम क्या करो, ये बनाया, ठीक है, मान लो ये वैल्यूज़, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये ग्रेटेस्ट का ग्राफ बना रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट का बना हुआ है। बच्चों 0 पे क्या वैल्यू देगा तुम्हें? 0। ये भी क्या देता है? 0। ध्यान देना इसका ग्राफ कैसे बना और वो कैसे बना था। 1 पे क्या वैल्यू देगा? 1। 2 रखोगे तो आपको आउटपुट 2 मिलेगा। 3 पे 3 मिलेगा। -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। वही चीज़ यहाँ पर भी है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। ये डॉट जो ब्लैक डॉट है, भरे हुए फुल डॉट, ये वैल्यू है। ओपन डॉट का मतलब ओपन इंटरवल ही क्लोज इंटरवल है। अब ये सिर्फ बात इतनी सी रह जाती है कि ये जो लाइन है ये इधर बनेगी या इधर बनेगी। समझ में आया? तो ध्यान देना बच्चों, यही तो, अगर तुम किसी एक की भी लाइन बना दी तो तुम्हें पूरा ग्राफ अपने आप बन जाएगा। इस पर ध्यान दिया करो, किसी पे मत जाया करो। 0 से 1 तुमने 0.5 कोई नंबर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या देगा? 0। 0.99 रखोगे तो भी 0, यानी कि इस पूरी लाइन के लिए आपको क्या मिलेगा? 0। जैसे ही 1 रखोगे 1, तो आपने ये लाइन आगे की तरफ बढ़ाई, तो बस सारी की सारी लाइंस आगे की तरफ बढ़ेगी। ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। यहाँ पर आ जाओ भैया, तुम 0.5 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1। 0.99 रखोगे तो भी क्या मिलेगा? 1। तुमने कहा कि यार यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए तो 1 मिल रहा है, समझ में आया? तुमने कहा मुझे लाइन बनानी नहीं आ रही। मैंने कहा पीछे आओ। -0.5 के लिए क्या मिलेगा? 0। -0.99 के लिए भी क्या मिलेगा? 0। यानी कि यहाँ के यहाँ पूरी बेल्ट के लिए आपको 0 मिल रहा है। तो आपने लाइन ये ड्रॉ कर दी। एक बार लाइन ड्रॉ कर दी तो वही पैटर्न चलेगा, तो आप बनाते चले जाओगे। तो बच्चों डॉट वो के वही हैं, दोबारा कह रहा हूँ डॉट्स वही हैं। ये लाइन पीछे धकेलती है, ये आपको आगे पुश करती है। इन्हीं वैल्यूज़ के लिए अगर ये क्या है 1 और 2 है,
तो 1.99 को भी बेचारा पीछे लेके आ जाता है 1 पे, समझ में आ रहा है। 2.99 को भी 2 पे ले आता है, जबकि ये उसी 1.99 को 2 पे ले जाता है, 2.99 को उसके आगे ले जाएगा। तो ये आगे पुश करता है और ये हमेशा पीछे की तरफ पुश करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा, इसलिए मैंने वो टेबल यहाँ पर नहीं बनवाई जो पहले बनवाई थी। प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ ईजी हैं इसकी भी। भाई वही प्रॉपर्टी कि अगर आपका एक n इंटीजर है तो माइनस बाहर आ जाता है और आपको पूरा बॉक्स मिल जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, -3 का निकालें तो प्रॉपर्टी कहती है कि 3, भाई 3 का तो 3 होता है तो -3 का -3, सिंपल। तो इसमें आपको कोई दिखने वाली, सॉरी यहाँ माइनस आएगा बच्चों, भूल गया मैं, तो -3 पे आपको -3 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी सेम वैसी, ये प्रॉपर्टी अब समझ रहा फ़र्क क्या था, वहाँ की प्रॉपर्टी से कंपेयर करवाता हूँ। वहाँ की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो ये कहती है कि अगर x कोई डेसिमल है, जैसे -3.8 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, माइनस बॉक्स ऑफ x -1 होता था। यहाँ कुछ नहीं, माइनस बॉक्स ऑफ x +1 हो रहा है, समझ में आ रहा है? सॉरी, सीलिंग ऑफ x, ये बॉक्स और ये दोनों एक ही बात है, बट इसको सिर्फ एक ही सिंबल मिला हुआ है, वो ये। तो ये आपको पीछे पुश कर रहा है, -3.8 को पीछे पुश करेगा -4 की तरफ, जबकि ये उसी -3.8 को आगे पुश करेगा -3 की तरफ। करके देखें, -3.8 इसमें डालते हैं और -3.8 यहाँ लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो माइनस का 3.8 माइनस का 1, यानी कि 3.8 का तो 3 -3 -1 -4। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि माइनस का 3.8 प्लस का 1, 3.8 का बेटा क्या होगा, आप आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि -4 + 1 यानी कि -3 आ गया डिफरेंस। तो दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, ये आपको हमेशा आगे पुश करेगा और वो वाला आपको पीछे पुश करेगा। इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है, वहाँ की भी थर्ड प्रॉपर्टी यही थी कि अगर x कोई फ्रैक्शनल नंबर है और n इंटीजर है तो इंटीजर तो सेफली बाहर आ जाएगा और हम सिर्फ इसका बॉक्स निकालेंगे। ये तो यहाँ की प्रॉपर्टी है। वहाँ का क्या था कि अगर ऐसा है तो अगेन सिर्फ इसका रह जाएगा, n बाहर आ जाएगा, सेम बात है। तो यानी कि अगर x कोई ऐसा नंबर है जो r - z में राइट करता है, यानी कि इंटीजर नहीं है, भाई तुमने रियल नंबर में से इंटीजर माइनस कर दी है, तो यानी कि x कोई डेसिमल नंबर है। तो अगर x डेसिमल नंबर है और n और इंटीजर है, तो दोनों के सम की सीलिंग जब आप निकालोगे n बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपको डेसिमल की सीलिंग निकालनी है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5.8 निकालना है बच्चों, ये होना क्या चाहिए, 5.8 6 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, मैंने 5.8 के टुकड़े कर दिए ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो 3 है वो तो बाहर आ जाएगा और जो 2.8 है सिर्फ इसका सीलिंग कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आगे पुश होगा 3 की तरफ, आगे 6 मिल गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको वेरिएबल में काम चल रहा है तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको याद रहना चाहिए बच्चों, माइनस ऑफ इंटीजर माइनस बाहर आ जाएगा। अगर x कोई डेसिमल है तो यहाँ पर +1, ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1, यहाँ पर x नॉन इंटीजर है और है ना, और आपका n क्या है, इंटीजर। यहाँ पर आपका नॉन इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तो इंटीजर बाहर आ जाएगा, वहाँ भी आ जाता था, और इसका बॉक्स कैलकुलेट होगा। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है, बाकी फर्स्ट और थर्ड दोनों में सेम है। यहाँ +1 है, वहाँ पर -1 था। ग्राफ बनाने का मैं तरीका बता चुका हूँ, डोमेन रेंज दोनों की सेम है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 7th फंक्शन, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नाम से बहुत कुछ डिफाइंड हो जाता है। द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r विच इज़ डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू ब्रेसेस ऑफ x। बच्चों ये वही वाले ब्रेसेस जो हम सेट में लगाते हैं, ठीक है, वही कर्ली ब्रेसेस ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर आप अगेन बोलोगे, चलो ठीक है, आपने सिंबल दे दिया, डेफिनेशन कहाँ है? तो मैंने कहा बच्चों, ऐसा फंक्शन जो आपको ऐसा है कोई आउटपुट दे, आउटपुट क्या दे, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ x, यानी कि अगर आप उसको x इनपुट दो तो वो आपको इंटीजर वैल्यू ना दे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट एब्जॉर्ब करके दे दे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता था, 5.5 डाला, 0.5 से कोई मतलब नहीं है, या तो वो 5 देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में और स्मॉलेस्ट इंटीजर में 6 देगा। 5.5 के बदले मिला क्या, इंटीजर डालो तो भी इंटीजर मिलेगा, पॉइंट वाला डाला तो भी इंटीजर। यहाँ उल्टा है,
यहाँ अगर आपने कोई फंक्शन के अंदर पॉइंट डाला तो ये इंटीजर को गायब कर देता है, पॉइंट ऑब्जॉर्व करके दे देगा। तो अगर आप इंटीजर डालोगे तो उसमें तो फ्रैक्शन होता ही नहीं है, कोई डेसिमल होता ही नहीं है, तो ये बदले में क्या दे देता है, 0। तो डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स, और फॉर्मल डेफिनेशन है ये। तो ब्रेसिस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस, तो एक्चुअल जो वैल्यू इनपुट डालोगे वो माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, और ये बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो भाई आपके इनपुट वैल्यू में से आप इंटीजर वैल्यू माइनस कर दो उसकी, तो बदले में क्या देगा बच्चों, आपको क्या देगा, डेसिमल वैल्यू देगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डेफिनेशन है। तो ब्रेसिस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। बच्चों दर कंफ्यूज मत होना, स्मॉलेस्ट नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करते हैं हम। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, ऑब्वियसली कुछ भी पुट कर सकते हो। मिलेगा क्या, इसकी रेंज की बात बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। मैंने कहा देखो, मैंने 3.5 डाला, तुम कह रहे हो कि 3.5 में से उसका बॉक्स माइनस कर दो। 3.5 का जो बॉक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.5, तो वो तो 3 होगा, तो माइनस करने में क्या मिलेगा, 0.5। दिमाग लगाओ कि एक नंबर फ्रैक्शन होता कब है, 1 से लेके 1 से जस्ट बड़ा कोई होगा नंबर, 1.008 मान लो कुछ है, और भी हो सकता है, उससे लेके 1.999, ये तो फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 1 और उसके बाद तो सीधा 2 आ गया, तो 1 और 2 के बीच में जो भी है वही फ्रैक्शन होगा। तो बच्चों आपको फ्रैक्शन में वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 और 0 के बीच में। उसका कारण है कि आपका फ्रैक्शन लाई कैसे करता है, 0.000 समथिंग से लेके 0.99999, ये तो आपके फ्रैक्शन होते हैं। किसी नंबर को फ्रैक्शन बनाता ही कौन है, 0 के बाद लगने वाला पॉइंट। समझ में आई मेरी बात, नहीं भी आई तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फिर ग्राफ तो है, इसीलिए मैंने ग्राफ पूरा बनाया नहीं है, इसीलिए तो आपको रेंज मिलती है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक। क्यों सर क्लोज इंटरवल 1, मैंने कहा दे ही नहीं सकता, समझो 3.45 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.45। 7 में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, -8 में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इंटीजर है ना। -2.75 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.25। तुमने कहा सर 0.75 है, मैंने कहा ना बच्चों, डेफिनेशन लगाओ, क्या होगा, माइनस का 2.75 माइनस बॉक्स ऑफ माइनस का 2.75, यही होगी डेफिनेशन, तो यही कहती है। तो -2.75, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है, आता है नहीं आता, नहीं आता। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, माइनस वाले की, माइनस बॉक्स ऑफ 2.75 माइनस का 1, तो ये तो हो जाएगा बच्चे 2, -2 -1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो बदले में आपको आंसर मिलेगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 0.25। आपने कहा ये कचरा समझ में नहीं आया, मैंने कहा भूल जाओ, यहाँ पर ध्यान दो, -2.75 से जस्ट बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा है वो कौन है, मैंने कहा माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस प्लस, जैसे आप प्लस ऐड करोगे आपको 0.25 मिलेगा। वैसे यहाँ पर डेफिनेशन लगाओ, माइनस का 0.55 वही क्या है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तुमने बोला सर -0.55 से जस्ट छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है बताओ, 0 के 1, आपने बोला माइनस का 1, तो माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, जैसे इसमें ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.45। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर जिसको लग रहा हो कि यहाँ कैलकुलेशन फास्ट है तो वीडियो को रिवाइंड करके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा उसको दोबारा पढ़ लो, बार बार टाइम वेस्ट होता है, वो चीज़ कराने से कोई मतलब नहीं है। माइनस वाले का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आना चाहिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। -0.55 का क्या होगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड करने पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, इतना सा, समझ में आया। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट जो हमें मिलेंगे वो 0 से 1 तक ही मिल सकता है। भाई कोई इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, और कोई फ्रैक्शनल पार्ट किसी में है तो साफ दिख जाता है हमें, समझ में आया। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या हो सकती है, 0.99999, तो आपको रेंज भी क्या मिलेगी, क्लोज इंटरवल 0 से 1। सर सारी बातें ठीक है, तुमने क्या बोला, सारी बातें ठीक है, ग्राफ बना के दिखाओ तो देखेंगे, ग्राफ में प्लॉट करो यही चीज़, क्या आप कह तो रहे हो कि रियल नंबर तक है, मैंने कहा है। तो बच्चों ग्राफ बनाने का तरीका ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर जो था वही इसका होगा। सबसे पहले पॉइंट्स देखो, आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू पे ही आपको y कितना मिलेगा, 0, तो 0 पे तो खुद 0, 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0,
ये बड़े डॉट का मतलब ये वैल्यूज़ है ना, इस पे तो फंक्शन उठेगा ही नहीं, बाई ज़ीरो रहेगा। अब बात करते हैं ऐसे, मुझे ध्यान से बताना 0.5 का इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सर इसमें तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन ही 0.5 है, तो 0.5 पे 0.5, 0.9 पे 0.9 और 1 पे तो 0 हो ही गया। तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हें ग्राफ ऐसा नहीं दिख रहा? y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ नहीं दिख रहा तुम्हारा? सर नहीं दिख रहा। मैंने कहा 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.99, तो जिस पे जो ही मिल रहा है तो x इक्वल्स टू वाई हो रहा है इसके लिए। अब यहाँ डालते हैं 1.1 का वापस 0.1, 1.2 का 0.2, 1.9 पे क्या मिलेगा 0.9, तो 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.99 का 0.9, तो अगेन ये। इसके बाद तो आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। फिर 4 के ऊपर वैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू पुट हो गई, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट हो गई, ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। देखो मैं होप करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिनको चीज़ें थोड़ी सी फास्ट लग रही है, मेरे पेस तेज़ लग रहा है, वो वीडियो को स्लो करके देख लो, जिनको स्लो लग रहा है वो तेज़ करके देख लो, यूट्यूब पे फीचर है। बट ये जिसको कैलकुलेट करना नहीं आया था ना यहाँ पर, तो बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोबारा जाके देख लो जो मैंने पढ़ा है वीडियो में, उसके बाद समझना, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा समझ के जाओ। ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, तुमको दिख गया होगा -x से +x तक पूरा रियल नंबर डाल सकते हो, बदले में मिलेगा क्या, या तो 0 या फिर पूरा 1 भी नहीं मिल रहा। आप देख सकते हो 1 पे ओपन इंटरवल है, 1 के जस्ट नीचे 0.99 तक आपको वैल्यू मिलने वाली। समझ में आया? तो मैंने डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करते हुए ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ को दोबारा देखते हैं। 1.3 डालोगे तो उसमें से 0.3 बाहर आएगा, 2.5 डालोगे तो 0.5, 3.9 डालोगे तो 0.9, -3.3 डालोगे, ध्यान देना, -2.7 डालोगे तो 0.3 मिलेगा, -2.2 डालोगे तो 0.8 मिलेगा। समझ रहे हो? उल्टा मिल रहा है। 0.75 था तो आपको 0.25 मिल रहा है। ऐसे याद रख लो कि 0.25 से ही तो कंप्लीट होने वाला था ये, इसमें 0.25 और दे देता तो इंटीजर नहीं हो जाता। ऐसे याद रख लो, इसको 0.45 देता तो इंटीजर नहीं हो जाता। 3.8 होता है, 3.8 तो 0.8 मिलना चाहिए था, -3.8 पे क्या मिल रहा है बेचारे को 0.2। तो यानी कि राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनेगा। समझ में? ही गलती मत करना। एक स्टूडेंट ने मेरे टेस्ट में किया था ये काम, मैंने फंक्शन का टेस्ट लिया था ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, अब ग्राफ पढ़ के आए नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास में पागल ने क्या किया, यहाँ तो बना दिया y इज इक्वल्स टू एक्स, और सिमेट्री बना के बंदे ने यहाँ y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ बना दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। समझ में आ गई मेरी बात? उसने यही दिमाग लगाया, वो भूल गया कि -3.8 पे भी 0.8 नहीं मिलेगा, -3.8 पे 0.2 मिलेगा, तो ग्राफ का स्लोप इधर की तरफ होगा, है ना? ऐसे याद रखना ग्राफ। आई होप मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूँगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो आई होप नोट हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। तो 8th फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, इसकी दो डेफिनेशन है, mod x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। हमने कहा समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैंने तो अभी समझाया ही नहीं, समझो भाई। ये फंक्शन कहता है कि अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x 0 नहीं है, तो हम फंक्शन की कुछ डेफिनेशन देंगे, और x इक्वल्स टू 0 है तो अब फंक्शन डायरेक्ट 0 लिख देंगे। जब मैंने फंक्शंस पढ़ाया तो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डोमेन की वैल्यूज़ पे मैं अगर चाहूँ तो इंडिविजुअल रेंज दे सकता हूँ। ये तो मैं डिसाइड करूँगा ना, फंक्शन डिसाइड करेगा कि वो किस वैल्यू को किससे एसोसिएट करवा रहा है। तो ये फंक्शन 0 को तो 0 से एसोसिएट करवा रहा है, और जो 0 नहीं है उन वैल्यूज़ के लिए उसने एक डेफिनेशन प्रॉपर दी है। समझ में आया? तो 0 के लिए तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, और इसके लिए कोई फंक्शन बनता है। अब बच्चों ये कहाँ से आया? तो मैंने बोला बच्चों मोड एक्स की भी अपनी डेफिनेशन होती है। मॉड्यूलस फंक्शन मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट आप बचपन से थोड़ा जितना बहुत पढ़ा है आपने, आपको पता होगा कि मोड ऑफ एक्स होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और -x अगर एक्स लेस देन 0 है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होता है, बट इक्वल टू 0 के लिए तो वैसे डिफाइन कर रहा है, तो अभी हम ये मान लेते हैं। कर लगा है? अब
इसमें मॉड एक्स की अपनी डेफिनेशन में लगाते हैं, तो इसको और इसको कंबाइन करने के बाद हमने ये बनाया। क्यों? एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो एक्स ज़ीरो से बड़ा या छोटा, इक्वल टू ज़ीरो पे तो ज़ीरो है ही सही। तो जब एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? मॉड एक्स की तरफ से एक्स। तो जो मोड एक्स अपॉन एक्स आपको ये कह रहा है, यहाँ इसकी जगह क्या डालूंगा बेटा? एक्स, यानी कि 1। और वहीं आपको जब एक्स लेस देन ज़ीरो मिलता है तो मोड एक्स अपॉन एक्स की जगह नीचे तो एक्स का एक्स आ जाएगा, यहाँ पर मोड एक्स की जगह क्या मिलेगा? माइनस एक्स, यानी कि -1। तो हमने इसकी डेफिनेशन और ये जो डेफिनेशन है मोड एक्स की और एफ एक्स की डेफिनेशन मिला के एक डेफिनेशन बनाई, और हमने कहा कि सिग्नम फंक्शन उसको कहेंगे कि जब ज़ीरो से बड़े वैल्यूज़ के लिए सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 1 आउटपुट दे, ज़ीरो पे खुद ज़ीरो हो जाए, और नेगेटिव वैल्यूज़ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1 आउटपुट दे। तो हमने डोमेन क्या बोल दिया? रियल नंबर, लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। पूरी की पूरी तो लंबर लाइन आ गई। तो आपको रेंज क्या मिली? -1, 0 या 1, सिर्फ 3 नंबर्स मिल रहे हैं इंडिविजुअल। तो ग्राफ बनाना भी बड़ा आसान हो गया, है कि नहीं? मॉडुलस फंक्शन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ग्राफ के साथ 15-20 मिनट लगेंगे, इसलिए इसमें नहीं समझा रहा हूँ, काफ़ी लंबा जाएगा वो, ठीक है? तो बच्चों ग्राफ देखें, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए 1, ज़ीरो के लिए 0, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -1। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिग्नल फंक्शन में कुछ ज़्यादा था नहीं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो जिनका नोट हो गया है आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का, इस लेक्चर का आखिरी फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन नाम से पता पड़ रहा है किसी फंक्शन का, या यूँ कहूँ आइडेंटिटी फंक्शन का ही रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल फंक्शन। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन एफ फ्रॉम r-0, ये क्यों है बताऊँगा, r-0 to r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल फंक्शन। तो डेफिनेशन दे दी। सिंस 1/x इज नॉट डिफाइंड एट ऑन x इक्वल्स टू 0, बच्चों 1/x डिफाइंड है, x आप 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते। आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो किस पे 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू 0 पे, तो वो डोमेन में भी नहीं होगा। यही कारण है कि डोमेन में रियल नंबर तो हैं सारे, लेकिन 0 नहीं है। तो ये क्या होती है? कोडोमेन होती है, रेंज तो नहीं होती है। ये कह रहा है कि जो रेंज है उसमें भी 0 नहीं होगा। मुझे एक बात का जवाब दो, रेंज कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो y इज इक्वल्स टू 1/x रखो, तो x क्या होगा? 1/5। कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो x इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन नहीं थी तो डोमेन में नहीं था। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y वेयर x इज डिफाइंड इज कॉल्ड रेंज। तो बच्चों y की कौन सी वैल्यू पे आपका x डिफाइंड नहीं हो रहा? 0 पे, तो भी रेंज में नहीं होगा। तो सर बाकी सारे रियल नंबर होंगे। मैंने कहा ग्राफ देख लो। तुमने कहा ग्राफ बनाया कैसे? पहले तो ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो समझाते हैं। ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन कैन बी मेड बाय सीइंग दैट साइन ऑफ 1/x इज सेम एज दैट ऑफ x। x इक्वल टू 2 रखोगे तो 1/2 आएगा फंक्शन, x2 रखोगे तो फंक्शन क्या आएगा? 1/2। पर प्लस रखोगे तो प्लस, माइनस रखोगे तो माइनस। तो इससे ये समझ में आ गया कि x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y जो मिलेगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा पॉजिटिव, और x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए y किस में मिलेगा आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ग्राफ होगा ही नहीं। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। इतना समझ में आ गया। दूसरी बात, एंड 1/x डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन x। अब समझना, वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ 1 पे क्या होगा? 1। एफ ऑफ 0 तो रख नहीं सकता। एफ ऑफ 2 पे क्या होगा? ये। एफ ऑफ 10 निकालूँ, 1/10 यानी कि 0.1। एफ ऑफ 100 निकालूँ तो 1/100 यानी कि 0.01। ठीक है। उसी प्रकार से नेगेटिव पे भी निकालते हैं। एफ ऑफ -1 -1, एफ ऑफ -2 -0.5, एफ ऑफ -10 -0.1, एफ ऑफ -100 -0.01। ठीक है बच्चों, प्लॉट करें। तो सर 1 पे 1, जैसे तुमने 1 बढ़ाया, 1 से तुम आए 10 पे, तुम्हारा क्या रह गया? 0.1। तो 1 पे 1 था तो 10 पे कितना आ गया? 0.1। 100 पे 0.2, 1000 पे और नीचे। लेकिन कभी भी ये 0 नहीं होगा, समझ रहे हो? ये चीज़ बढ़ती जाएगी। ये x और ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं कर पाएगा इसको,
क्योंकि कभी भी आपका y 0 हो ही नहीं सकता, हमने कह दिया ना बच्चों। तो ये जितना जितना x को जितना बढ़ाओगे आपका फंक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। तो x की बड़ी से बड़ी वैल्यू के लिए y बिल्कुल छोटे से छोटा आएगा, लेकिन कभी 0 को टच नहीं करेगा। उसी प्रकार से उल्टा भी देखेंगे, x को मैंने रखा 0.1, तो 1/0.1 क्या मिलेगा 10। x को रखा 0.01 तो मिलेगा 100, यानी कि 1 पे तो 1, 0.1 पे 10, 0.1 पे 100। तो x को जितना छोटा रखते जाओगे, वो ये तो कह रहा है कि x बढ़ाओगे तो 1/x घटेगा, तो अगर x घटाओगे छोटा रखोगे तो 1/x बहुत बड़ा मिलेगा। तो जैसे आपने यहाँ पर कोई पॉइंट पर, तो देखो कितना बड़ा ग्राफ है। तो उसी तरीके से x की वैल्यू छोटी से छोटी रखते जाओ, y बड़ा से बड़ा मिलता जाएगा। लेकिन कभी भी ये ग्राफ अगेन y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगेन तुम x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। y को टच करने का क्या मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 थी उस जगह पर, पूरे y एक्सिस पे x 0 ही तो होता है, पढ़ाता है 7th क्लास में पढ़ाते हैं। x एक्सिस पे y कोफिशिएंट 0, y एक्सिस पे x कोफिशिएंट 0। तो ग्राफ का y टच करने का मतलब हो गया y कुछ भी आ रहा हो उस जगह पर x 0 था, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से ये या ये दोनों ही लाइन कभी x एक्सिस को टच नहीं करेंगी। समझ में आया? तो पॉइंट समझ में आया? वही चीज़ नेगेटिव में भी होगी। जैसे माइनस का आप छोटे से छोटा नंबर रखोगे, आपको माइनस में बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, पढ़ना कभी भी ये 0 को टच नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये ग्राफ और ये ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करेंगे, और ये x को। तो ये 1/x और ये -1/x का ग्राफ। -1/x का क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि आपका x पूरा रियल नंबर में डिफाइंड है। समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। तो आई होप नोट कर लिया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करने में इतना ही टाइम लगता है। तो बच्चों इस लेक्चर में ये मैंने जो 8 फंक्शन बताए, 9 फंक्शन बताए, यही हैं। 3 फंक्शन टोटल रह गए हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। मॉड्यूलस फंक्शन पे एक अलग लेक्चर लूँगा, वो कंपलसरी है देखना। और फिर एक लेक्चर लेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे। उसी के साथ आपकी क्लास 11th का जो रिवीजन है फंक्शंस का, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि जिसने क्लास 11th नहीं पढ़ी, कभी देखी भी नहीं है, सीधा 12th में आ गया, वो भी कर सकता है। ठीक है, तो क्लास 12th के फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, और उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी होते हैं। वही 1 1 1 1 एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे मैं बताया था ना कि 1 2 1, एक तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और इसी में क्या हो सकता था, दोनों का किसी एक के साथ। तो बस इसी बेसिस पे फंक्शंस डिफाइन कर रखे, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, 1 1 मैनी 1, इनके दो 3 नाम होते हैं सबके। तो बस यही करेंगे। फिर इन्वर्स ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, बड़े सिंपल टॉपिक होते हैं, और एक कॉमन डोमेन के ऊपर बात होगी। तो ये आपके 12th के फंक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब आएंगे तो इसी सीरीज़ में, पर आपके बोर्ड में नहीं आने वाले हैं। तो आपके बोर्ड हो जाने के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेंस के पहले पहले बाइनरी ऑपरेशन पूरा 12th का सिलेबस अपलोड कर दूँगा। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सिर्फ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और मैं बहुत जल्द पैरेलल इसके साथ साथ मैट्रिक्स, जो आपका चैप्टर 3 है, वो स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ मैं यहाँ समझा दूँ, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 1 2 5 6 7 8 और 9 ये लिंक्ड है आपस में। ठीक है, और इसी प्रकार से 3 4 10 11 12 13 ये आपस में लिंक्ड है। लिंक तो नहीं है, बट ये इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन समझाऊंगा तभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगी, वो आएगी तभी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एरिया अंडर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये समझ में आएंगे एक साथ। ये कैलकुलस वाला पार्ट है, फंक्शंस वाला पार्ट है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये हम एक साथ करेंगे। तो पैरेलल चलाऊंगा ताकि आपका कोर्स जल्दी ख़त्म होगा। तो अगर आप इसको फॉलो करें तो 2 रजिस्टर बना लें। वैसे भी आपके 3 या 4 रजिस्टर भरने वाले हैं पूरे सिलेबस में, तो 2 से 3 रजिस्टर तो इसमें भरेंगे और 2 रजिस्टर लगभग इसमें भरेंगे। तो एक तो ये बना लें, एक प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 की स्टार्ट कर दूंगा। तो अल्टरनेट हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपका सिलेबस साथ साथ चले। समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।